नया लेक्चर TYBCom का फर्स्ट लेक्चर ऑफ योर कॉस्ट अकाउंट, राइट सर। सर कॉस्ट अकाउंट में सर सब लोग तो सर पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, आप ऐसे कौन से बड़े सर है कि सर आपने सेकंड से स्टार्ट किया? सर फर्स्ट चैप्टर तो सर ज्ञान की तो सागर हमेशा बहती रहती है, ठीक है। तो अपन फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्टली कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा? सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर क्या है बेटा? मटेरियल कॉस्टिंग। याद रखना बच्चा, कॉस्टिंग में एक चीज ही इंपॉर्टेंट होता है, वो है अपना कॉस्ट। मुद्दा होता है कॉस्ट, कि भाई कॉस्ट क्या है, कितना लग रहा है कॉस्ट, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या क्या लग रहा है। सर फाइनेंशियल अकाउंट्स में हम क्या करते हैं बातें, फाइनेंशियल अकाउंट में किस तरीके से दिखाना है। सर एक अमाउंट कहाँ दिखेगा, कौन से अकाउंट में दिखेगा, यहाँ पे ये मुद्दा नहीं। यहाँ पे मुद्दा क्या है कि भाई खर्चा क्या लग रहा है, भाई खर्चा क्या लग रहा है, ठीक है, कॉस्ट क्या लग रहा है। अब टॉपिक का नाम से समझ में आ रहा है कि सर ये क्या, हम मटेरियल कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। मटेरियल कॉस्टिंग दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है बरोबर, मटेरियल कॉस्टिंग की बात कर। अब मटेरियल कॉस्टिंग की बात कर रहे थे सर, सीधी सी बात है, यहाँ पे मुद्दा कॉस्ट रहेगा। कॉस्ट वो भी किसका? मटेरियल का। किसका भाई? मटेरियल का। तो सर मटेरियल के लिए खर्चा, जैसे कि सर एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरे को कितना खर्चा बैठता है। सर मानो एक एग्जांपल लेते हैं, एक मोबाइल बनाने के लिए एक मोबाइल कंपनी जैसे कि रियलमी, एक एग्जांपल के लिए लिया मैंने। अब रियलमी वाले के लिए एक मोबाइल बनाने के लिए उसको क्या क्या लगेगा, एज ए कैमरा, बैटरी, सर उसको बाहर का प्लास्टिक, अंदर का मदरबोर्ड एंड एवरीथिंग, स्क्रीन, तो ये सब चीज उसको लगेगा एक कंप्लीट मोबाइल बना के आपको डिलीवर करने के लिए। तो यहाँ पे उन सारी चीजों के बारे में, कॉस्टिंग के बारे में बातें होंगी। फिर यहाँ पे बात होगा कि सर प्रोडक्ट मंगाने का तो किस लेवल पे मंगाने का, कितनी क्वांटिटी में मंगाने का, बार बार कितने क्वांटिटी में मंगाने का, एक बार मंगाए तो कितने क्वांटिटी में मंगाने का, ये बरोबर क्या। उसके बाद और क्या बात होगा सर? सर ऑर्डर करने के लिए टाइम कब रहेगा, कितने स्टॉक रखने का, कितना स्टॉक नहीं रखने का, सर स्टॉक क्यों ज्यादा रखना जरूरी है, स्टॉक क्यों कम रखना जरूरी है, उसके बारे में बात होगा, बरोबर। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, चाहे मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल, एवरेज ईओक्यू, ऑर्डर साइज, ये बात बरोबर। ये सारी चीजों के बारे में हम धीरे धीरे बातें करना स्टार्ट करेंगे। तो आ जाओ मटेरियल कॉस्टिंग में, ठीक है। जैसे कि मैं आपका मनन प्रकाशन का ही बुक रेफर कर रहा हूँ, तो अगर आप लोग को वहां से देखना, वहां से आप लोग अपने बुक में से पढ़ेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। मैं अपना नोट्स दूं, अपने नोट्स में मनन प्रकाशन अलग दूं, मैं अपना अलग दूं, इस तरीके से साउंड्स के लेवल बढ़ेंगे, कंफ्यूजन बढ़ेंगे तो फिर दिमाग में जाना बंद हो जाता है। आ जाओ मटेरियल कॉस्टिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मटेरियल कॉस्टिंग द फर्स्ट पेज इज योर इंडेक्स। ज्ञान की बात है, ज्ञान का सागर, डूब मरो उसी में, आगे बढ़ो। उसके बाद सर मटेरियल कॉस्टिंग कौन से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बोला गया है, सर यहाँ पे बोल के रखा है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में बोल के रखा हुआ है। अब उसके बाद बोलता है कि सर टाइप्स ऑफ मटेरियल में क्या क्या रहेगा, तो वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल है। फर्स्ट होता है रॉ मटेरियल। क्या होता है? रॉ मटेरियल बोलते हो कच्चा माल। आगे बढ़ता हूं सर, तो आगे का अंदर के बाद नहीं पढ़ाओगे क्या? नहीं सर, मैं अंग्रेजी पढ़ाने के लिए नहीं आया, मैं समझाने के लिए कि यहाँ पे एक पॉइंट में क्या मुद्दा है, क्या बात होगी। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, प्रोसेस मटेरियल्स या एडिशन। सर प्रोसेस मटेरियल्स के बारे में बताओ, क्या होता है प्रोसेस मटेरियल्स, उसके बारे में बात करते हैं। सर प्रोसेस मटेरियल्स का मतलब सर प्रोसेस के अंदर कभी कभी कोई चीज मिलानी पड़ती है, म्हणजे सर अभी फॉर एग्जांपल के लिए अमूल दूध पीता है इंडिया, यही है ना, ठीक है। अब अमूल का दूध, अमूल वाला क्या बनाता है, अमूल वाला समझो कि फॉर एग्जांपल के लिए दही जमाना, दूध तो डालेगा, दूध इज द मेन प्रोडक्ट, बट उसके अंदर थोड़ा सा अमाउंट दही मिलाना, इन प्रोसेस में थोड़ा सा दही मिलाना, इज योर क्या, इन प्रोसेस मटेरियल। आगे बात फोर्थ वाला पढ़ते हैं, बॉट आउट कंपोनेंट। सर बॉट आउट कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि सर खरीदा हुआ कंपोनेंट, कोई कंपोनेंट बाहर से लाया, जैसे कि सर दही बेचने का अमूल वाले को, अमूल वाला प्लास्टिक का वो कप नहीं बनाता, वो बाहर किसी से खरीदता है, तो इट इज अ बॉट आउट कंपोनेंट। आफ्टर दैट सब असेंबली, ठीक है। सब असेंबली क्या होता है? सब असेंबली, सर सब असेंबली का मतलब क्या, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ सर, मैं बनाता हूँ कुर्सियां, ठीक है, कुर्सियां जिसके ऊपर हम लोग बैठते हैं, और क्या करोगे, ठीक है, तो कुर्सियां बनाते हैं हम लोग, और कुर्सियां बनाते हैं। कुर्सियां बनाने के लिए सर थोड़ा तो लगेगा प्लास्टिक, थोड़ा लगेगा मोल्ड, गरम करेंगे, ठंडा करेंगे, उसको हम लोग शेप करेंगे, उसको साफ करेंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको रिमूव करेंगे। ऐसा पूरा प्रोसेस करने के बाद एक रेडी कुर्सी बनती है। तो सर जब तक वो उसका पूरा साफ ऑफ नहीं किया है, एक्स्ट्रा पार्ट्स को कट नहीं किया है, उसको स्मूथ नहीं किया है, तब तक के लिए उसको क्या बोलेंगे, सब मटेरियल या सब असेंबली मटेरियल, कि भाई उसको असेंबली करना पड़ा हुआ है या उसका कुछ काम बचा हुआ, या इन मटेरियल को इसको बोला जाता है। उसके बाद और एक एग्जांपल दो सर, बच्चा आपने एक एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखा होगा कि उसमें क्या था
कि सर एक कारपेंटर अंकल आते, बहुत सारे छोटे छोटे टॉयज वाला लाते और एक मस्त कबर्ड बन के तैयार हो जाता है। इट इज अ सब असेंबली। बचपन में देखो हम लोग रेलगाड़ी के लिए एक ट्रेन आता था बैटरी वाला, ठीक है, ऐसा ट्रेन चलते रहता था और वो पटरी ऐसा जोड़ जोड़ के बनानी होती थी। तो वो पटरी जब जोड़ जोड़ के बनाते हो, इट इज अगेन सब असेंबली की भाई उसको असेंबल किया। जब वो पटरी अलग अलग है, दैट इज अ सब असेंबल, उसको एक साथ लाया, उसको असेंबल किया, इट इज एन असेंबल प्रोडक्ट। आफ्टर दैट एक्सेसरीज, सर मोबाइल के साथ क्या क्या आता है, सर एक चार्जर आता है और एक बैक कवर आता है। द चार्जर एंड द बैक कवर इज योर एक्सेसरीज। एंड लास्ट कंज्यूमेबल स्टोर। कंज्यूमेबल स्टोर मतलब क्या, कि सर जो हम लोग अपने बिजनेस में आए दिन कंज्यूम करेंगे, उसके बिना बिजनेस होना पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं मटेरियल कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। मटेरियल की कॉस्टिंग क्या क्या होती है। तो मटेरियल कॉस्टिंग का जो डेफिनेशन है वो किसने देके रखा है, आईसीएमआर वालों ने देके रखा हुआ है। अब डायरेक्ट मटेरियल्स इनडायरेक्ट मटेरियल्स के बारे में बात हो रही है। नाउ यहाँ पे देखो क्या डायरेक्ट मटेरियल्स और इनडायरेक्ट मटेरियल्स। अब इनडायरेक्ट मटेरियल्स में क्या बोल के रखा है, डिस्टिंग्विश देके रखा है। डायरेक्ट मटेरियल्स कौन से मटेरियल होंगे जो डायरेक्ट लगेंगे, इनडायरेक्ट कौन से होंगे जो इनडायरेक्ट लगेंगे। देखो एक पॉइंट तो हो गया। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड, उसको आसानी से पहचाना जा सकता है। इनडायरेक्ट मटेरियल को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता। ये पूरा डेफिनेशन है, बट डिस्टिंग्विशन पूरा पढ़ लेना, ठीक है। बेसिकली बच्चा यहाँ पे से आपको थ्योरी ना के बरोबर आएगा, ठीक है, थ्योरी ना के बरोबर आएगा। अपने को सम्स पे ज्यादा ध्यान देना, तो आगे के कुछ पेजेस को पढ़ते जाएंगे मतलब नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ कि हाँ ये डायरेक्ट मटेरियल्स इनडायरेक्ट मटेरियल्स का सिर्फ मात्र कितना पॉइंट पढ़ना मालूम है आपको, आप यहाँ पे सिर्फ 6 पॉइंट्स को याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना 6 पॉइंट्स। मोर देन इनफ 6 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ, इतना याद कर लेना। बाकी और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ता हूँ। मटेरियल कंट्रोल, ठीक है। मटेरियल कंट्रोल का मतलब क्या होगा, सब मटेरियल को कंट्रोल करना क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में यहाँ पे बात होगी। अब मटेरियल कंट्रोल इज डिफाइंड बाय आईसीएमआर एज द फंक्शन of ensuring that sufficient stocks are retained in the stock to meet all the requirements without carrying unnecessary stocks। मतलब सर आईसीएमआर वाले बोलते हैं मटेरियल का खर्चा इतना रखो कि भाई इससे तुम्हारा दिन प्रतिदिन का धंधा बनना हो, दिन प्रतिदिन तुम्हारा काम ना अटके, तुम्हारा मटेरियल सिर्फ इतना होना चाहिए। और अगर आपका मटेरियल ज्यादा है तो उसका आपको एक नुकसान मिलेगा, क्या कि बच्चा मटेरियल ज्यादा है तो मटेरियल ज्यादा में मटेरियल में पैसे फंसे रहेंगे। अब पैसे फंसे हैं तो अगेन कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रहा है, रोड़ा बन रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बीच में आ रहा है, बरोबर। सर मटेरियल ज्यादा पड़ा है, चूहे काटने का दर ज्यादा है, मटेरियल खराब होने का दर ज्यादा है, डिस्ट्रॉय होने का डर ज्यादा है। तो ये सब अननेसेसरी कॉस्ट है जस्ट बिकॉज कि आपने क्या एक्स्ट्रा स्टॉक किया, एक्स्ट्रा मटेरियल मंगा के रखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है मटेरियल कंट्रोल के। द मटेरियल कंट्रोल बेसिकली एम्स टू एंश्योर दैट एडिक्वेट गुड्स, सर कितना गुड्स एडिक्वेट है बोल के रखा हुआ, क्या एडिक्वेट गुड्स दिखा यहाँ पे एडिक्वेट गुड्स। उसके बाद एडिक्वेट गुड्स आर इन स्टॉक टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स विदाउट कैरिंग unnecessary large stock, without carrying unnecessary large stock. The main objectives of material costing are to avoid understocking। सर दुकान में अगर माल कम है, अब समझो ना अपने पास एक बनी की दुकान है, अब आप जाते हो अंकल से आप तो चिप्स का पैकेट लेने के लिए, अंकल बोलते हैं कि चिप्स नहीं मेरे पास बेटा, मुझे माफ करो आपका फेवरेट वाला चिप्स नहीं है मेरे पास। एक बार जाओगे आप दूसरा को चिप्स खा लोगे, दूसरी बार जाओगे दूसरा को चिप्स खा लोगे, तीसरी बार भाई वो दुकान में सामान ही नहीं मिलता, नहीं जाऊंगा मैं, दूसरी दुकान में जाऊंगा। इससे क्या हो गया सर, वो बनिया अंकल की या जो वो सेलर है उनका बेचने के लिए एक कस्टमर कम हो गया। इसीलिए अंडर स्टॉकिंग को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, जितना माल अपने को बिकेगा उतना माल रखना ही चाहिए। आगे बढ़ते टू अवॉइड ओवर स्टॉकिंग। तो ओवर स्टॉकिंग रखने का क्या खामियाजा है, क्या नुकसान है। ओवर स्टॉकिंग रखोगे बच्चा तो क्या होगा मालूम है, चूहे काट जाएंगे, माल बिकेगा नहीं, माल एक्सेस पड़ा हुआ है, पैसा फंसा पड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद टू ऑब्टेन मटेरियल्स रिक्वायर्ड क्वालिटी एंड मिनिमम कॉस्ट। सर मिनिमम कॉस्ट मतलब क्या, मैं हमेशा बोला कि सर कॉस्टिंग में मुद्दा क्या है, खर्चा, और एक बेस्ट प्रोडक्ट लेके आना और सबसे कम से कम दाम में या किफायती दाम में लेके आना, इट इज मटेरियल कॉस्टिंग। उसके बाद टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। सर टोटल कॉस्ट को कम कैसे करेंगे, सीधी सी बात है सर, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक मोबाइल बनाने के लिए अगर 12,000 रुपए का खर्चा लग रहा है तो 12,000 के खर्चे को मेरे को कम करना, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, उसके एक कॉस्ट को कम कर देना भाई, एक कॉस्ट को कम कर दे, एक कॉस्ट को जैसे तू कम करने लगेगा ऑटोमेटिकली तेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टू अवॉइड वेस्टेज एंड लॉसेस, क्या सर वेस्टेज को भी कम करो और लॉसेस को भी कम करो। वेस्टेज और लॉसेस कैसे अवॉइड हो सकते हैं सर, जितना मटेरियल चाहिए इतना ही मटेरियल रखो, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा रखो, कम चाहिए तो कम रखो। इससे क्या होगा सर, अगर कम चाहिए आपने कम रखा है, ऑल वेल एवरीथिंग गुड, कोई तकलीफ नहीं, एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं पड़ा है। सर ज्यादा चाहिए आपने कम रखा है, फिर एक तकलीफ हो सकती है। उसके बाद टू मेंटेन प्रॉपर एंड अप टू डेट रिकॉर्ड ऑफ द इन्वेंटरी। अप टू डेट रिकॉर्ड ऑफ द इन्वेंटरी मतलब क्या सर, कितना गुड्स वाकिफ में बुक में खड़े और कितना गुड्स हम लोग वहां पे जाके फिजिकली वेरीफाई करके आते हैं कितना गुड्स मिलता है। दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ सकते। तो दोनों इक्वल नहीं है तो सर प्रॉब्लम है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग इन्वेंटरी डिसीजन। सर इन्वेंटरी डिसीजन मतलब क्या, कौन सा गुड्स कम है अपने पास, कौन सा गुड्स मंगाना है, कौन से गुड्स की सेल बहुत ज्यादा है उसको ऑफिस से मंगा के रख लो। सर दिवाली आ रही है, पटाखे बिकने वाले, पटाखे मंगा लो। होली आ रही है, होली की कलर बिकेंगे, होली का कलर मंगा लो। सर मकर संक्रांति आ रहा है, पतंग बिकेंगे, पतंग मंगा लो। ठीक है सर, आप लोग बाकी दूसरों का सर रोजा वाला टाइम आ रहा है तो रोजा वाले में ड्राई फ्रूट्स वगैरह ज्यादा बिकेंगे तो ड्राई फ्रूट्स का स्टॉक मंगा लो। ठीक है, इस तरीके से डिसीजन लेने को क्या वो हेल्पफुल करता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ मटेरियल कंट्रोल। ठीक है, एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। Advantages of material control. The first advantage of material control is it facilitates smooth running of the business. The smooth running of the business क्या कि सर कितना मटेरियल चाहिए इतना मटेरियल है, कम नहीं है ना ज्यादा है, कोई तकलीफ नहीं, आराम से मस्त की बिजनेस करो, आराम से स्मूथ बिजनेस चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं। सर नेक्स्ट, इट अवॉइड्स अननेसेसरी लॉकिंग अप ऑफ वर्किंग कैपिटल। लॉकिंग अप ऑफ वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है कि सर ज्यादा पैसा हमारे स्टॉक में फंसा हुआ नहीं है, हमको जितना मटेरियल चाहिए हमने इतना ही मटेरियल रखा हुआ है, तो कुछ ज्यादा मटेरियल नहीं पड़ा हुआ, ज्यादा मटेरियल नहीं पड़ा हुआ तो सर मटेरियल नुकसान होने का खामियाजा भी कम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ बाइंग द डिटरमाइनिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर हम लोग मटेरियल कंट्रोल में क्या फाइंड करते पता है, एक ईओक्यू करके आएगा आपको, वहां पे हम लोग क्या ढूंढते हैं कि भाई मैं ऐसा कौन से क्वांटिटी में बार बार माल मंगाऊं कि मेरा ऑर्डरिंग का कॉस्ट सबसे कम हो, सबसे कम हो, नीचे की लेवल पे हो, सबसे कम हो, ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे कम हो। वो होता है मेरा क्या ईओक्यू। वो मैंने डिसाइड करता है कि भाई आप इतना प्रोडक्ट मंगाइए कि सर आपका इतना प्रोडक्ट मंगाने से आपका कॉस्ट सबसे कम रहेगा, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, मजे से बिजनेस कर पाओगे। ठीक है, अगर वो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम करने के लिए कोई तरीका बताता है मटेरियल कंट्रोल, तो सर ऑर्डरिंग कॉस्ट भी क्या हो सकता है, मटेरियल कंट्रोल से कम हो सकता है। इसके बाद इट रिड्यूसेस द वेस्टेज इन द यूज ऑफ मटेरियल, इट प्रोवाइड्स प्रॉम्प्ट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन। सर मटेरियल कंट्रोल क्या बोला कि आपका इंफॉर्मेशन को अप टू डेट रखने का, कितना स्टॉक आपके बुक में है, कितना स्टॉक सच्ची में है, दोनों इक्वल है, प्रॉपर है, कोई तकलीफ नहीं। कभी भी आपको डिसीजन लेना है फटाफट डिसीजन ले सकते हैं, जस्ट बिकॉज आपका जो रिकॉर्ड है वो काफी क्लीन है, स्मूथ है या बरोबर दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इट फैसिलिटेट्स अवेलेबिलिटी ऑफ रेडी एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन, इट इंश्योर्स रेगुलर रिपोर्टिंग ऑफ टू द मैनेजमेंट। ठीक है, ये हो गया आपके पूरे एडवांटेजेस। सर उसके बाद आते हैं रिक्विजिट क्या क्या होता है, या आप पढ़ लेना, मैं इसको नहीं जा रहा हूँ, रिक्विजिट स्कोप भी पूरा पढ़ लेना। अब रिसिप्ट ऑफ मटेरियल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सर रिसिप्ट ऑफ मटेरियल आ जाए यहाँ पे। रिसिप्ट ऑफ मटेरियल क्या होता है सर, कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती ना जहाँ पे प्रोडक्ट बनते, तो प्रोडक्ट बनते वहां पे कैसा होता है मालूम है, वहां पे ना पूरा काम अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड हो जाते हैं। एक पर्सन सब काम नहीं करेगा, एक डिपार्टमेंट परचेस करेगा, एक डिपार्टमेंट सिर्फ बनाएगा, एक डिपार्टमेंट सिर्फ सेल करेगा, एक डिपार्टमेंट सिर्फ लोगों का हायरिंग का काम करेगा, जिसको एचआर डिपार्टमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो सर जो सिर्फ बनाएगा वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। सर जो सिर्फ खरीदेगा इट इज परचेज डिपार्टमेंट। सर जो सिर्फ बेचेगा वो है सेल्स डिपार्टमेंट। तो सर कभी भी परचेज डिपार्टमेंट वाला मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करेगा, मैन्युफैक्चरिंग वाला सेल्स का नहीं करेगा, सेल्स वाला एचआर का नहीं करेगा। सबका काम बंटवारा में हुआ हुआ है, सबको अपना अपना रोल बता के रखा गया हुआ है, सबको इतना ही काम करना है, ये भी काफी क्लियरली बता के रखा हुआ है। तो जब आपने ये सारी चीजों को क्लियरली करके रखा हुआ है ना, तो सर कभी एक पर्सन दूसरे डिपार्टमेंट में जाके काम नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे जब मैन्युफैक्चरिंग वाले को मटेरियल चाहिए, जो माल बना रहा है उसको मटेरियल चाहिए, तो वो माल किस तरीके से मंगाएगा, उसके ऊपर ये पूरा थियोरी बेस्ड है। क्या सर अभी फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ कुर्सियां, कुर्सियां मतलब चेयर्स बनाता हूँ। ठीक है, चेयर्स जिसके ऊपर 4 पाव होते हैं। ठीक है, जो ऐसा 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 कुछ होता है। ठीक है, तो सर चेयर्स बनाता हूँ, प्लास्टिक की चेयर्स बनाता हूँ। प्लास्टिक का चेयर्स कैसा बनता है सर, कैसा बनता है,
कभी देखे हो? नहीं देखे हो? बताता हूँ। पहले होता है प्लास्टिक, रॉ प्लास्टिक, इसको रॉ मटेरियल बोला जाता है। तो प्लास्टिक कैसा होता है? वो होम्योपैथी की व्हाइट व्हाइट गोलियां देखे हो क्या? वैसे जो रॉ प्लास्टिक होता है ना बच्चा, वो वैसे ही होता है, एकदम छोटी छोटी बारीक बारीक ऐसा वो गोली जैसा स्मॉल स्मॉल ग्रैन्यूल्स होता है। अब वो ग्रैन्यूल्स को क्या किया जाता है बच्चा? वो ग्रैन्यूल्स को एक हीटर में डाला जाता है, हीटर या टब में डाला जाता है, उसको गर्म किया जाता है। अब गर्म करने से क्या होगा सर? जो प्लास्टिक वो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होकर एकदम गल के एकदम पानी जैसा बन जाएगा। अब क्या होगा सर? कंपनी ने हर एक चेयर का मोल्ड बना के रखा। मोल्ड का मतलब क्या होता है कि वो चीजों को एक तरीके में लेके आता है, एक शेप में लेके आ जाता है, ठीक है। अब क्या होगा? तो जो जलाया हुआ प्लास्टिक है उसको मोल्ड के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा और मोल्ड को ऐसे ही बांध करके छोड़ा जाएगा कि वो क्या हो जाए? ठंडा हो जाए। और ठंडा हो जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा? एक चेयर का शेप ले लेगा। फिर भी सर पूरा चेयर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब क्या होगा सर? वो चेयर को अच्छे से तराशा वराशा जाएगा, साफ ऑफ किया जाएगा। क्यों सर? अगर थोड़ा भी प्लास्टिक ऊपर नीचे रह गया और आप बैठ गए तो आपका कपड़े तो खराब, कपड़े फट जाएंगे। तो ये सब चीज के लिए उनको स्मूथ किया जाता है, उनको फिनिश किया जाता है काफी अच्छे से, और फिर बाद में आपको बेचा जाता है। तो बच्चा अभी चेयर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है सर? वो एक मोल्ड और एक वो मशीन, सॉरी प्लास्टिक। तो सर मोल्ड तो है हमारे पास, पर हमको प्लास्टिक की जरूरत है। अब प्लास्टिक कहाँ से लाए? तो मैंने बोला प्लास्टिक खरीदना पड़ेगा, और कहां से लाएंगे? तो ठीक है, अभी डिसीजन किस तरीके से होता है वो देखो। अब मानो सेल डिपार्टमेंट वाला आया, बोला कि सर हम लोग के पास 2000 क्वांटिटी का सेल करने का ऑर्डर है। सर 2000 क्वांटिटी सेल करने का ऑर्डर है, तो मैं बोलूंगा कि ठीक है 2000 बेचने का है। 2000 बेचने के लिए अपने पास ऑलरेडी स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है? रेडी स्टॉक कितना पड़ा हुआ है? रेडी कुर्सियां कितनी पड़ी है? तो बोला सर 800 अपने पास रेडी पड़ी हुई। बोला ठीक है, तो पूरे अभी 2000 अपने को डिलीवर करना है, 800 तेरे पास पड़ा हुआ है, दो क्या पूरा तो 2000 बनाएगा? गधा ही होगा और पूरा 2000 बनाएगा। तो ठीक है, 2000 में से 800 कम करेगा और जो लेवल बचेगा उतना तो स्टॉक बनाएगा। अब इतना स्टॉक तूने बनाया, आफ्टर दैट क्या होगा? अब स्टॉक बनाने के लिए सर क्या लगेगा? सबसे पहले मोल्ड और प्लास्टिक। सब प्लास्टिक तो अब लेना पड़ेगा, तो प्लास्टिक कैसे आएगा? तो सर जब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को प्लास्टिक चाहिए ना, तो प्लास्टिक परचेज डिपार्टमेंट वाले को बोलेगा, हे परचेज डिपार्टमेंट सुनना, मुझे ना एक सेल का ऑर्डर आया है, मेरे पास ऑलरेडी 800 पड़ा है, 1200 स्टॉक मेरे को बनाना पड़ेगा, 1200 के लिए इतना प्लास्टिक लगेगा, कृपया करके मुझे इतना प्लास्टिक खरीद के दीजिए। मतलब वो रिक्वेजिशन डालेगा और वहां से मटेरियल आएगा, उसी के बारे में बात हो रही है। आ जाए यहाँ पे, ठीक है। पहला प्रोसीजर है और सिलेक्शन ऑफ टेंडर है, ठीक है। अभी क्या होगा? जैसे रिक्वेजिशन रेज हो गया, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ने परचेज डिपार्टमेंट को बोला कि सर कृपया हमको माल दिलवाइए। अब माल दिलवाने के लिए जैसे ही बोला गया तो परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? परचेज डिपार्टमेंट मार्केट में टेंडर इनवाइट करेगा कि भाई किन किन लोगों के पास किस तरीके का प्लास्टिक है, कौन कौन है वो लोग जो प्लास्टिक बनाते हैं। कृपया अगर आप प्लास्टिक बनाते हैं, आप हमारी कंपनी के साथ खरीदना बेचना चाहते हैं, हमारी कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, हमारी कंपनी का बिजनेस करना चाहते हैं, तो कृपया आप अपना एक कोटेशन भेजिए इतना इतने क्वांटिटी के प्लास्टिक का। अब क्या होगा? अब लोग जो इंटरेस्टेड होंगे उन लोग टेंडर भरेंगे, मींस का उन लोग उस इन्विटेशन के लिए उन लोग अपना अपना एक कोटेशन भेजेंगे। वो जब कोटेशन आया, अब कंपनी के परचेज डिपार्टमेंट के पास क्या आ गया? कोटेशन आ चुका है। अब कोटेशन में से उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या कि सर कौन सी कंपनी ऐसी है जो बेस्ट क्वालिटी में दे रही है और सबसे कम दाम पे दे रही है। क्या? बेस्ट क्वालिटी सबसे कम दाम, तब जाके सिलेक्ट होगा टेंडर। अब टेंडर सिलेक्ट हुआ, टेंडर सिलेक्ट होने के बाद उनको बोला जाएगा सर हम आपकी कंपनी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, आपका जो टेंडर भरा था, आपने जो कोटेशन किया था उनको बहुत अच्छा लगा, कृपया करके आप उनको माल भेजिए और ये पैसा उसका ले लीजिए। तो वहां से हमारे पास माल आएगा, हम यहाँ से पैसे देंगे। बट बेटा वहां से जब माल आएगा तो माल आने से पहले रुकाएंगे माल को, बोलेंगे भाई रुक, हाँ माल है अच्छा लगा जा, अब तो ऐसा बोलेंगे नहीं भाई, गुड्स आया, गुड्स को इंस्पेक्ट किया जाएगा। क्यों इंस्पेक्ट किया जाएगा? अब फॉर एग्जाम्पल समझो हम लोग क्या बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं दूध, ठीक है, अमूल के उसमें अगर एक भी दूध खराब दूध निकला तो पूरे दूध को खराब कर देगा। अब पूरा दूध खराब हो गया, इससे जो भी उसके प्रोडक्ट बन रहे हैं सारे प्रोडक्ट भी खराब हो जाएंगे। इसीलिए सर जो मेन प्रोडक्ट है, मेन इंग्रेडिएंट है, उसको हमेशा 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 इंस्पेक्ट किया जाता है, चेक किया जाता है कि यस ये प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर ग्रेड का है या नहीं है, जो वैसा मेरे को चाहिए था वैसे माल आया कि नहीं आया।
ठीक है, इंस्पेक्ट होगा, इंस्पेक्ट होगा तो गुड्स आ जाएगा। ये हो गया पूरा प्रोसीजर। ये प्रोसीजर को आप जब बारिश गिरेगी, जब बाढ़ आएंगे तब पढ़ लेना, है ना। गधे लोग मारूंगा, गपचू पढ़ो। आगे बढ़ते, उसके बाद नेक्स्ट इंस्पेक्शन भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, रिसिप्ट भी बता दिया। अब वैल्यूएशन ऑफ रिसिप्ट में आ जाते हैं। वैल्यूएशन करने के लिए क्या होगा सर? वैल्यूएशन मतलब भाई एक प्रोडक्ट का दाम निकालने के लिए मेथड, किस तरीके से प्रोडक्ट का दाम निकलेगा, उसको बोलते हैं वैल्यूएशन। अब सर आपको एक प्रोडक्ट खरीदना है, ठीक है, तो आप एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको खर्चा क्या क्या लगेगा? तो सर आप बोलेंगे खर्चे में सर मेरे को सबसे पहला तो सर मैंने जितने का मटेरियल मंगाया वो लगेगा। सर साथ ही हाथ बढ़ाना, ऐसा गा गा के लेके आओगे क्या प्रोडक्ट? नहीं सर, ट्रक में लाना पड़ेगा। तो ट्रक तो अपने चाचा का है, मुफ्त में देंगे ना हमको? नहीं, उसके लिए पैसे लेंगे। तो सर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगेगा, ठीक है। सर इंस्पेक्ट करने के लिए आपने मानो कोई थर्ड पार्टी को रखा होगा। थर्ड पार्टी को रखा हुआ मतलब क्या? आप अपने डिपार्टमेंट वाले इंस्पेक्ट नहीं करते, आप लोग बाहरी वालों से इंस्पेक्ट करवाते हो, तो उनका खर्चा लगेगा। सर प्रोडक्ट को लाने के लिए प्रोडक्ट को अच्छे से थैली वैली में रैप करना पड़ेगा, प्राइमरी पैकेजिंग सेकेंडरी पैकेजिंग करना पड़ेगा, उसके लिए भी खर्चा लगेगा। तो ये सारे जो खर्चे ये क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे। हम लोग बोलेंगे कि भाई कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ते जा रहा है। अब उसके बाद क्या होगा सर? सरकार कभी कभी हमको देती है सब्सिडी। सब्सिडी मतलब क्या कि सर आप पूरा पैसा भर दो और बाद में हम थोड़ा सा पैसा आपको रिटर्न दे देंगे, वो होता है सब्सिडी। अब सर आपने कॉस्ट में क्या क्या जो भी आपने खर्चे किए सबको ऐड करते गए, आपने सबको ऐड कर दिया, एक पर्टिकुलर बड़ा सा खर्चा बन गया। वो खर्चे में से आपको थोड़ा सा सब्सिडी मिला, तो थोड़ा सा जब सब्सिडी मिला तो आपको उसको कम करना चाहिए, तो आप उसको कम करोगे तो सर कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। तो सर सब्सिडी क्या करना होता है? माइनस करना होता है, ठीक है सर। कैरेज इनवर्ट, पैकेजिंग कॉस्ट, ये सारी चीजें जो भी सब चीजें सबको क्या करने का? ऐड करने का। इसी दम पे आ जाओ, हम लोग एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो यहाँ पे देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में परचेज प्राइस देके रखा हुआ मटेरियल का परचेज प्राइस देके रखा हुआ था। कितना देके रखा हुआ था? अच्छा 4 लाख रुपए का परचेज प्राइस देके रखा हुआ। अच्छा 4 लाख आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट मतलब ट्रेड डिस्काउंट ऑलरेडी माइनस करके रखा हुआ, अपने को इसमें कुछ आगे बात नहीं करनी है। उसके बाद फी ऑन बोर्ड का मतलब क्या सर? वो गाड़ी के ऊपर चढ़ाने के लिए कुछ खर्चा लगा, उसके लिए फी दिया, उसने कितना दिया? फी ऑन बोर्ड 10,000, मतलब सर परचेज कॉस्ट में क्या हो जाएगा? ये 10,000 भी प्लस हो जाएगा। आफ्टर दैट इंपोर्ट ड्यूटी, सर आपने सामान मंगाया तो सामान आपने भार्गव से मंगाया तो कस्टम ड्यूटी वाले ने इंपोर्ट ड्यूटी आपसे चार्ज किया। जब इंपोर्ट ड्यूटी आपसे चार्ज किया तो सर ये इंपोर्ट ड्यूटी भी क्या हो जाएगा? आपके कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आफ्टर दैट फ्रेट इनवर्ट, सर फ्रेट इनवर्ट मैंने बोला ना, साथ ही हाथ बढ़ाना, मुफ्त में चलाएगा नहीं तो उसके लिए भी खर्चा लगेगा, तो ये फ्रेट इनवर्ट भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। सर इंश्योरेंस, आपने प्रोडक्ट का इंश्योरेंस निकाला, अगेन ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट गवर्नमेंट ने इंपोर्टेशन, अच्छा आगे बढ़ता है। सब्सिडी रिसीव, क्या हुआ? सब्सिडी रिसीव हुआ। कितने का सब्सिडी रिसीव हुआ? सर सब्सिडी रिसीव हुआ गवर्नमेंट से 18,000 का, तो ये 18,000 क्या होगा? 18,000 माइनस हो जाएगा। और बीच में एक लाइन अपने से मिस हो गया कि क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि सर रिबेट लगा हुआ है। रिबेट का मतलब डिस्काउंट, रिबेट का मतलब यहाँ पे लिख लो आप लोग। रिबेट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट। रिबेट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट। यहाँ पे अपने लिए ही डिस्काउंट होता है। तो सर आपको किसी ने डिस्काउंट दिया तो प्रोडक्ट का भाव बढ़ेगा कि कम होगा? सोचो, बढ़ेगा कि कम होगा? सर कम होगा। अगर कम होगा तो सर वो भी क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। सर कैश डिस्काउंट अगेन, ये भी क्या होता है? माइनस होना चाहिए। डन हो गया। और लास्ट में एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, दिख रहा है? एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, सर आपका कुछ नुकसान हो गया, आपका कुछ नुकसान हो गया। सर अब नुकसान हो गया तो मटेरियल तुमको मिला क्या? तुमको मटेरियल मिला? नहीं मिला। सर प्रोडक्ट आ रहा था, प्रोडक्ट खराब हो गया। आपने फ्लिपकार्ट से मोबाइल मंगाया, मोबाइल के नाम पे आपको साबुन निकला बॉक्स में, तो क्या आप फ्लिपकार्ट वाले को पैसे दोगे क्या? नहीं दोगे। क्यों दूंगा पैसा? भाई मेरा प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया था प्रोडक्ट ही नहीं आया, तो मेरी गलती है क्या? वो फ्लिपकार्ट की गलती, जो फ्लिपकार्ट वाले को पकड़ो। तो क्या एबनॉर्मल लॉस ऐड होना चाहिए? नहीं बेटा, एबनॉर्मल लॉस ऐड नहीं होगा। एबनॉर्मल लॉस हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देख रहा होगा परचेज प्राइस क्या होगा? प्लस हो गया। उसके अंदर फ्री ऑन बोर्ड भी ऐड किया, इंपोर्ट ड्यूटी भी ऐड किया, फ्रेट इनवर्ट भी ऐड किया, इंश्योरेंस भी ऐड किया, ठीक है। जैसा बोला था वैसे सबको ऐड किया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो रहा है, रिबेट भी माइनस हो रहा है,
आईटीसी माइनस हो रहा है, इनपुट क्रेडिट अवेलेबल, ठीक है, सब्सिडी भी माइनस हुआ है, रखा हुआ लॉस जैसा मैंने बोला था एज इट इज पूरा सम सॉल्व हुआ और लास्ट में आपको जाके 4,05,000 का अमाउंट मिल रहा है, 4,05,000 आफ्टर प्लस माइनस ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, हो गया, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो अपने टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। आफ्टर दैट मूविंग अहेड इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या है उस पर ध्यान दीजिए सर। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में बेसिक प्राइस बोल के रखा हुआ था, बेसिक प्राइस बोल के रखा हुआ है 20 रुपया पर केजी। कितना रुपया बोल के रखा है? 20 रुपए पर केजी, ठीक है, 20 रुपीज पर केजी विदाउट कंसीडरिंग ट्रेड डिस्काउंट। सेल्स टैक्स कितना देकर रखा है सर? 8% का सेल्स टैक्स देकर रखा है। सीधी सी बात है सर, हम किसी को सामान बेच रहे उसके ऊपर टैक्स लगा रही है सरकार, तो टैक्स लगाना क्या, टैक्स मेरी जिम्मेदारी है, जिसको मैंने बेच रहा हूँ उसकी जिम्मेदारी, उससे मैं पैसा रिकवर करूंगा। आगे बढ़ते हैं सर। ट्रेड डिस्काउंट कितना देकर रखा हुआ है? 10, तो मतलब सेल्स टैक्स क्या होना चाहिए? ऐड होना चाहिए। ट्रेड डिस्काउंट क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। नेक्स्ट इंश्योरेंस, सर अभी पढ़े थे हम लोग, इंश्योरेंस ऐड होता है, इंश्योरेंस ऐड, डिलीवरी चार्जेस ऐड। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स, लिखा गया कॉस्ट ऑफ कंटेनर, दिख रहा है? कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स कितना? कॉस्ट ऑफ कंटेनर 600 पर कंटेनर, ईच कंटेनर होल्डिंग हाउ मच? 50 kg ऑफ रॉ मटेरियल। कितना केजी? 50 kg। अब डिवाइड मल्टीप्लिकेशन का गेम स्टार्ट हो गया। क्या हो रहा है कि सर एक कंटेनर लगेगा 600 रुपए में और एक कंटेनर में कितना माल आएगा? 50 किलो। When the containers are returned within a period of 6 weeks, rebate is allowed at the rate rupees how much? At the rate rupees 400। सर नया कंटेनर लोगे तो 600 रुपया, बट अगर वो कंटेनर आप रिटर्न दे दोगे हम आपको 400 रुपए रिटर्न दे देंगे। मतलब 600 रुपए एक हाथ से हम आपसे लिए और फिर 400 आपको दिए, तो आपको नेट खर्चा कितने का पड़ा? बोलो कितने का पड़ा? 600 माइनस 400, 200 रुपए का खर्चा पड़ा, तो 200 रुपए विल बी योर कॉस्ट। तो सर अभी कितने नंबर ऑफ कंटेनर्स लगेंगे वो कैसा पता चलेगा? तो ऊपर जब सम पढ़ोगे तो कंसाइनमेंट का कितना किलो था वो भी बोल के रखा। मटेरियल एक्स का कंसाइनमेंट किलो था 1200 किलो। अब 1200 किलो मटेरियल अपने को किसी को भेजना है और उसमें एक कंटेनर में मात्र 50 किलो का मटेरियल जा सकता है। कितना जा सकता है? मात्र 50 केजी का मटेरियल जा सकता है। अब मात्र 50 केजी का तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ कंटेनर्स इज इक्वल टू 1200 kg डिवाइड बाय 50 kg। तो आपको यहाँ पे मिलेगा कितना मिलेगा? 5 5 5 0 0 0 5 5 5 2 10 और ये 4 5 24 कंटेनर्स लगेंगे। कितना लगेंगे? 24 कंटेनर्स लगेंगे। इस तरीके से आपको कंटेनर्स का कितने कंटेनर्स लगेंगे क्वांटिटी मिल जाएगी और एक कंटेनर का खर्चा कितना भी उन्होंने कैलकुलेट किया 200। बरोबर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे सम बोलेगा कि शायद कुछ कंटेनर लॉस हो गए, कुछ कंटेनर मिले नहीं, डिस्ट्रॉय हो गए। देखो आ गया, वन कंटेनर ऑफ द मटेरियल वाज रिजेक्टेड, मतलब माल आया, हम लोग ने देखा अल्लाह क्या आ गया समझ में नहीं आ रहा, रिटर्न भेज दिया। तो सर 24 कंटेनर में से आपको कितना कंटेनर मिला? मात्र 23, क्योंकि एक कंटेनर तो आपने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। 3 कंटेनर्स वर डैमेज इन ट्रांजिट, सर माल आ रहा था, माल ऐसा गाड़ी ऐसे आ रही थी और ऐसे यहाँ से गाड़ी आया, यहाँ से इसको नुकसान कर दिया। अब नुकसान कर दिया तो क्या हो गया? माल मिला क्या है? नहीं मिला। तो 3 कंटेनर क्या हो गया? डैमेज हो गया। They reached to a show no material was received on this material. This is a normal loss in every consignment of 24 containers। सर ये कैसे लॉस है? नॉर्मल लॉस है। याद करो मैं इसके पहले वाले सम जब करा रहा था तो भी नॉर्मल लॉस को हम लोगों ने क्या किया था? प्लस किया था कि माइनस किया था दोस्त? माइनस किया था। तो इसीलिए देखो नीचे क्या हो रहा है, वो भी माइनस होगा। तो इसी के बेस पे अगर हम आंसर देखने जाए तो देखेंगे इनवॉइस प्राइस उसने निकाला, कितना निकाला इनवॉइस प्राइस? आगे नीचे देखते हैं। इनवॉइस प्राइस निकाला उसने 24,000, उसके ऊपर उसने क्या किया? ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया और आफ्टर दैट उसके ऊपर क्या किया? उन्होंने सेल्स टैक्स ऐड किया। बरोबर है सर? क्यों बरोबर है सर? आपने सेल्स टैक्स तो पहले दिया होता और डिस्काउंट बाद में दिया होता, तो सेल्स टैक्स पहले ऐड करना चाहिए था, फिर डिस्काउंट माइनस करना चाहिए था। मैं बोलूंगा नहीं बेटा गलत है। उसका रीजन ये है क्योंकि सर मैंने मानो 24,000 का प्रोडक्ट बेचा किसी को और उसमें 10% डिस्काउंट देते तो 2,400 का डिस्काउंट हो गया, तो नेट अमाउंट आया मात्र 21,600 का। सरकार को मेरे को टैक्स 21,600 का भरना चाहिए, क्यों 24,000 पे टैक्स बोल? बरोबर, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दैट इंश्योरेंस है, डिलीवरी चार्जेस है, एज इट इज पूरा का पूरा लिखा। आफ्टर दैट लिखने के बाद क्या किया? ये जो आपका कॉस्ट है, ये कॉस्ट को आपने डिवाइड किया पर कंटेनर से। आपने इसको पर कंटेनर से डिवाइड किया तो आपको कंटेनर वाइज कॉस्ट मिल जाएगा। कंटेनर वाइज कॉस्ट मिल जाएगा, कितना आ गया? 235। इसके अंदर कंटेनर का कॉस्ट अभी भी ऐड नहीं हुआ। अभी आपको सर हमने 24 कंटेनर भेजे थे, उसमें से एक कंटेनर तो हमने रिटर्न कर दिया, 3 कंटेनर और खराब है, मतलब 24 में से एक गया तो 23 में से 3 गया तो
20 मतलब कितने कंटेनर उनको रिसीव हुए होंगे, 20 कंटेनर, और इसी के बेस पे पूरा सम सॉल्व हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं और इसको सॉल्व भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट में आता है इश्यू ऑफ मटेरियल। ये हम लोग आज नहीं स्टार्ट करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।